हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज का हमारा टॉपिक दरअसल एक कंसेप्ट के ऊपर है जिस पे पिछले 3-4 सालों से काफ़ी चर्चा हो रही है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा में भी इसकी बात की गई थी और 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में भी इसकी चर्चा की गई थी। और वैसे भी लगभग सभी रिसर्च सेंटर्स, अर्थशास्त्री ये बात करते हैं कि भारत में गरीबी का उन्मूलन कैसे हो, पॉवर्टी एलिविएशन कैसे हो, भारत में कैसे डिमांड को बढ़ाया जाए, भारत में गरीबों के हाथ में पैसा कैसे दिया जाए। इस सभी चर्चा के समय ये टॉपिक बार बार आता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आज हमारा टॉपिक दरअसल इसी डिस्कशन इस टॉपिक पे है जिसमें हम देखेंगे कि ये मुद्दा क्या है, कंसेप्ट क्या है, यदि इसे किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा और साथ में क्या समस्या है, क्या लाभ होने वाले हैं। अगर इस शब्द को देखें आप, यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक, बेसिक मतलब एक बेसिक स्तर पे, सतही स्तर पर, और इनकम मतलब आय। तो अगर इसको हम तीनों को मिला दें तो ऐसा लगेगा कि एक ऐसे आय की बात हो रही है जो लोगों को अपनी बेसिक आवश्यकता पूरा करने के लिए दी जानी चाहिए। और चूंकि शब्द यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये है कि देश के सभी नागरिकों को एक पैसा मिलना चाहिए जिससे वो अपनी आय, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो यूबीआई बेसिकली, यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लोगों को एक प्रकार का दिया गया धन है जो सभी व्यक्तियों को, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, उनको दिया जाएगा ताकि वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ताकि गरीबी उन्मूलन में उनको सहायता मिल सके। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो आज हम बात करेंगे पहली बात कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इस कंसेप्ट का उदय क्यों हुआ और इसके लाभ क्या है, और अंत में हम देखेंगे इसके साथ क्या हानियाँ, क्या समस्या जुड़ी हुई है। जैसा मैंने कहा आपसे कि एक परिभाषा ये है कि सरकार लोगों को एक फिक्स्ड इनकम दे, बेसिक आय दे, और देश में सभी व्यक्तियों को, सारी पॉपुलेशन को ये इनकम मिले, उसे कहा जाएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यहाँ देखें आप कि यहाँ पर ये मांग है कि सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन को एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार द्वारा एक रेगुलर बेसिस पर दिया जाए बिना किसी कंडीशंस के। इन 4 शब्दों को अगर मिला देंगे तो आपको परिभाषा मिल जाएगी कि सभी नागरिकों को एक निश्चित अमाउंट, एक नियमित रूप से और बिना किसी शर्त के दिया जाए। अगर आप ऐसे देखें तो हमारे देश में एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम किसान। आप देखें, पीएम किसान भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसके अंदर दरअसल 12 करोड़ किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये दरअसल वे किसान हैं जो छोटे और सीमांत हैं, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, जिनके पास जोत का आकार, लैंड होल्डिंग दरअसल 2 हेक्टेयर या उससे भी कम है। अब ये भी एक प्रकार की इनकम की स्कीम है, इनकम की योजना है पीएम किसान। लेकिन यहाँ देखें आप, यहाँ पर इनकम हर किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ पर चुनिंदा गरीब 12 करोड़ किसानों को एक अमाउंट दिया जाएगा, एनुअली 6,000 रुपीज़ उनके खातों में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा, जिससे उनके इनकम को सपोर्ट मिलेगा। और ये एक फिक्स्ड कंडीशन है कि इनकी जो किसान होंगे उनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम का होना चाहिए। किंतु किसानों के अतिरिक्त देश के ऐसा और सारा वर्ग है जो सरकार से बहुत प्रकार के सपोर्ट चाहता है। इस कोविड महामारी के दौरान पिछले 3 महीने से लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्र का जो मजदूर यूनियन है, मजदूर हमारा ग्रुप है, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन सभी को एक बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए ये टॉपिक दोबारा सामने आया कि क्या अब ये समय आ गया है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी कंडीशन के सरकार द्वारा एक इनकम दी जाए ताकि वो भी अपनी गरीबी को दूर कर सकें। तो यहाँ पर शर्त यह है कि बिना किसी शर्त के ही उनको इनकम मिलेगी, उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सुनने में आपको लगेगा कि क्या आपके खाते में पैसा आएगा? तो यस, यदि ये स्कीम लॉन्च होती है तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इनकम स्टेटस क्या है या आपका क्या स्टेटस है, रिजर्वेशन है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को उनके खाते में पैसा मिलेगा फ्रॉम दिस स्कीम, अगर ये लागू होता है तो।
मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये योजना को लागू कर दिया गया, तो क्या लाभ होंगे और किन कारणों से ये किया जाएगा, ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। तो यदि ऐसी कोई योजना आती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जो गरीबी है, गरीबी का उन्मूलन हमारा उद्देश्य है, उस उन्मूलन में एक बड़ी पहल होगी, एक बड़ा कदम होगा। लोगों की आय बढ़ने से वो गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे और गरीबी रेखा को छोड़कर वो एक सामान्य बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा मुद्दा है कि भारत में जो मजदूरी है, उस मजदूरी के वृद्धि दर में काफ़ी गिरावट है। भारत में काम मजदूर करते हैं किंतु उनकी जो मजदूरी दर है, इसमें बढ़ोतरी का दर काफ़ी कम है। तो यदि ऐसी इनकम मिलती है अलग से, तो कमज़ोर मजदूरी होने के बाद भी अतिरिक्त इनकम होने से जो मजदूर वर्ग है उनके ऊपर जो बर्डन, आर्थिक बोझ है, उससे उनको राहत मिलेगी। तो एक कारण ये है इस कंसेप्ट का कि भारत में गरीबी है। दूसरा कारण ये है कि भारत में मजदूरी दर की ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, जिसको सप्लीमेंट करने के लिए, जिसको असिस्ट करने के लिए ये प्रयास किया जा सकता है। तीसरा, हमने देखा कि कृषि में एक डिस्ट्रेस है और इसीलिए पीएम किसान को शुरू किया गया ताकि किसानी डिस्ट्रेस को दूर किया जा सके। किंतु वो पीएम किसान हमने देखा कि एक वर्ग के लिए है, 12 करोड़ किसानों के लिए है। यदि ये स्कीम आती है तो सभी किसानों को उनके खाते में पैसा मिलेगा और जिससे अन्य किसानों की समस्या भी दूर हो पाएगी। चौथा पॉइंट है जेंडर डिस्पैरिटी। भारत में अगर आप मजदूरी के देखें एक पैटर्न को, तो पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक मजदूरी मिलती है, जबकि दोनों अगर सेम काम करें तो भी एक भेदभाव किया जाता है। यदि सरकार सभी महिलाओं के खाते में भी पैसा डालेगी, ट्रांसमिट करेगी, तो जेंडर जो गैप है इनकम का, उसको भी दूर करने में सहायता मिलेगी, जिससे लैंगिक समानता प्राप्त करना भी बेहतर हो पाएगा, ईजी हो पाएगा। अंतिम पॉइंट है कि सरकार की योजनाएं आमतौर पर भेदभावकारी होती हैं, वो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बीपीएल या राशन की बात करेंगे तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो रिच वर्ग है वो राशन कार्ड लेके बैठा है, वो बीपीएल कार्ड लेके बैठा है, और जो गरीब है उनके पास राशन नहीं है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार हमारी स्कीमें भेदभावकारी होती हैं, जिससे जो उद्देश्य था वो हमारा पूरा नहीं हो पाता। और इसीलिए ये कहा गया कि इन कारणों से, इन समस्याओं को देखते हुए ये मांग हुई कि यह सभी को यदि इनकम मिलती है तो इन समस्याओं को हम दूर कर पाएंगे। अब इन कारणों के अलावा मान लेते हैं कि सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया, तो फ़ायदे क्या होंगे, ज़रा उसकी बात भी कर लेते हैं। फ़ायदे दरअसल समस्या से जुड़े हैं। अगर आप देखें तो पहला फ़ायदा ऑफ कोर्स होगा कि गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, जो अनड्यू एक्सक्लूजन है, मतलब जो बिना किसी रैशनल आधार के जो भेदभाव किया गया है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है जबकि वो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बीपीएल का लाभ लेते हैं, जबकि गरीब परिवार उससे वंचित है। इस प्रकार के भेदभाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सबको ही पैसा मिलेगा तो समस्या वैसी नहीं रहेगी। क्योंकि एक समस्या रहती है कि सरकार स्कीम तो लॉन्च करती है, किंतु जिसके लिए करती है उस तक उसका लाभ नहीं पहुंचता और कुछ और मजबूत वर्ग उसका लाभ लेकर चले जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए ही इस शब्द में ऐड किया गया यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, कि सबको लाभ मिलेगा तो कोई भेदभाव की बात नहीं होगी और कोई प्रशासनिक करप्शन भी नहीं होगा। क्योंकि जब किसी अधिकारी के पास पावर है किसी के नाम को हटाने या शामिल करने का, तब वहाँ पे करप्शन अधिक बढ़ जाता है। तीसरा हमारे सामने जो बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेश का। देखिए, अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग ढांचे में शामिल करने को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब होगा क्या कि जैसे ही सरकार यूबीआई को लॉन्च करेगी या आगे बढ़ाएगी, तो संभावित है कि काफ़ी सारे लोग इस लाभ को लेने के लिए आगे आएंगे और लाभ को लेने आगे आने के लिए उनको बैंक खाते खुलवाने पड़ेंगे। इसका मतलब अधिक से अधिक लोगों को बैंक खातों की ओर पुल किया जाएगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। यदि अधिक से अधिक लोग हमारे बैंक से जुड़े हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सरकार के लाभ का, ये सरकार की सब्सिडीज़ हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, उनका लाभ वो ले सकते हैं डायरेक्टली, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अन्य सब्सिडी हो, सीधा उनके खाते तक पैसा पहुंचेगा, जिससे उनको इसका लाभ मिलेगा। तो यदि यूबीआई लॉन्च होता है तो देश में बैंकिंग के जो विस्तार की प्रक्रिया है वो और तेज़ होगी, जिससे दरअसल फ़ायदा पहुंचेगा आम जनता को, बैंकों को, सरकार को।
अधिक से अधिक लोग अगर बैंकिंग ढांचे में शामिल होते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा बढ़ेगा, जिससे ब्याज की दरें भी कम होंगी और बैंक अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा, लेंडिंग बढ़ा पाएगा। और इकोनॉमी में जो वाइट इकोनॉमी है, जो फॉर्मल इकोनॉमी है, उसका विस्तार रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी इसमें। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिमांड और ग्रोथ का। जैसे ही लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक मांग करेगी। उस मांग का रिजल्ट ये होगा कि वो उत्पादन को जनरेट करेगा। उत्पादन का फ़ायदा ये होगा कि उससे जीडीपी में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक प्रगति हमें देखने को मिलेगी। तो डिमांड आएगा पैसे से, और यदि पैसा लोगों के खातों में जाता है तो वो डिमांड के साथ साथ ग्रोथ को लेकर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम शुरू करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि इससे मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगी, ग्रोथ की संभावना है, जो गरीबी उन्मूलन है उस दिशा में काफ़ी अच्छा काम होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि किसी को या किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, गरीब को भी लाभ मिलेगा, जिससे जिस उद्देश्य के लिए हम स्कीम चलाते हैं उसमें सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब मान लीजिए यदि इतने ही सारे फ़ायदे होते इसके, तो सरकार इसको पहले लागू क्यों नहीं कर सकती है? दिक्कत कहाँ पे आती है? अगर अभी तक इस कंसेप्ट को लागू नहीं किया गया, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि शायद इसके साथ कुछ समस्या जुड़ी है जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। तो पहली समस्या है ऑफ कोर्स वो है वित्तीय बर्डन, फिस्कल बर्डन। आप देखिए, यदि लोगों को पैसा दिया जाएगा और सभी को दिया जाएगा, भारत में करीब 77 करोड़ एडल्ट हैं, यदि उनको पैसा मिलेगा तो एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार का खर्च होगा। और पैसा कहाँ से आएगा? भारत सरकार तो पहले से ही घाटे में चल रही है। केंद्र राज्य के जो टोटल डेट हैं वो जीडीपी का लगभग 70% है। ऐसी स्थिति में एक नई स्कीम लॉन्च हो जिसके अंतर्गत पूरे देश के एडल्ट को पैसा दिया जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ा खर्च आएगा। अगर आप डेटा देखें, एक डेटा के अनुसार इस स्कीम को यदि लागू किया जाता है और कम से कम 1180 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति को दिए जाते हैं। ये तीन चीज़ें देखें आप कि एक लमसम गरीबी रेखा को देखते हुए यदि प्रति व्यक्ति को प्रति माह 1180 रुपये दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 19 ट्रिलियन रुपीस का ये खर्च आएगा। इसको ऐसे देखिए आप कि 1900,000 करोड़ खर्च होंगे, जो जीडीपी का लगभग 11.4% बन जाएगा। इसको ऐसे समझिए आप कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, तो 19 ट्रिलियन रुपीस में 19,000 बिलियन, और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस परियोजना में 19 लाख करोड़ का खर्च आने की संभावना है, जो हमारे जीडीपी का लगभग 11.4% रहने की पूरी संभावना दिखाई देती है। अब समझे आप कि जीडीपी का 11% इस पे खर्च करें। इसके अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी है, कृषि सब्सिडी है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च है। इन सबको अगर सरकार पूरा करेगी तो सरकार के पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं बचेगा। सरकार पहले से बहुत घाटे में है, इसके बाद तो उसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। तो सरकार के सामने एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या ये है कि सरकार 19 लाख करोड़ रुपए खर्च अभी नहीं कर पाएगी, वो भी तब जब कोविड महामारी के समय पहले से सरकार घाटे में चल रही है। सरकार ने अपनी बोरोइंग को बढ़ाया है, 8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया है। सरकार पहले से बहुत घाटे में है, सरकार को टैक्सेस नहीं मिल रहे। आप देखिए, भारत सरकार को टैक्स जो मिलते हैं उनका मुख्य स्रोत निगम कर है या आयकर है। भारत में केवल 6% लोग टैक्स फाइल करते हैं। भारत में यदि डेटा देखेंगे आप तो केवल 1 लाख ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी सालाना इनकम को 1 करोड़ से ऊपर बताया है। तो आयकर के स्तर पे भारत सरकार को टैक्स ज़्यादा नहीं मिलता है। जो टैक्स मिलता है वो निगम कर से और जीएसटी से मिलता है, किंतु अभी कंपनीज का मुनाफा कम है, लोगों में डिमांड कम है, तो जीएसटी से भी इनकम कम आने वाली और निगम कर से भी आय का बहुत अधिक स्रोत दिखाई देता नहीं है। तो इन सबको मिला देंगे आप तो हमारे पास जो सरकार के पास पैसे हैं बहुत कम हैं, और इसीलिए इस समय
इसके बाद भी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये स्कीम कारगर साबित हो सकती है, सरकार इसको लागू करने में अभी सक्षम नहीं होगी। अगर हम आगे की बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा मुद्दा रहेगा इसमें वो रहेगा कि सरकार यदि पैसा देती भी है तो उस पैसे का होगा क्या। उसका ये होगा कि सरकार देखेगी कि जब लोगों के खातों में पैसा आसानी से आएगा तो ये भी संभावना बढ़ जाती है कि लोग उसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अल्कोहल। यदि सरकार अभी राशन देती है, पोषण देती है, तो उसका दुरुपयोग की संभावना बहुत कम रहती है। बच्चों को पोषण मिलता है, किंतु यदि उसके स्थान पे अगर कैश मिलना शुरू हो जाए तो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, महिलाओं का पैसा भी वो ले लेंगे, क्योंकि घर में जो डोमिनेट मेंबर होगा वो फिर अपने मन की करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा, महिलाओं को पोषण नहीं मिलेगा और पैसे का दुरुपयोग बढ़ने की संभावना है। एक स्टडी की गई थी, देखिए यहाँ तक तो हमने देखा कि यूबीआई के अपने लाभ हैं कि गरीबी उन्मूलन में ये हेल्प करेगा, डिमांड को बढ़ाएगा या भेदभाव या किसी प्रकार के वर्ग को छूटने से बचाएगा। और इसकी समस्या मुख्य रूप से ये है कि वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा है और यदि इसको लगाते हैं तो शायद कैश के कारण लोग इसका दुरुपयोग भी करें। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस स्कीम को लागू करने के लिए हमें चाहिए बैंक अकाउंट। देश में कितने लोगों के पास या कितने गरीबों के पास बैंक अकाउंट है जो कि एक्टिव हैं। जब तक देश में सभी के पास बैंक अकाउंट प्रॉपर नहीं आते, जब तक सभी लोग बैंक अकाउंट को यूज़ करना, डिमांड डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना आसानी से नहीं कर सकते, तब तक कैश सब्सिडी के माध्यम से उनको जोड़ने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा नहीं। यदि हम ऐसा कर भी लें तो इसका फ़ायदा दरअसल मिलेगा उनको जो अभी सक्षम हैं, जिनके पास खाते हैं, जो वेल ऑफ हैं। तो यूबीआई का जो कंसेप्ट है उसको सफल होने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले हम लोगों के खाते खोलें और पूरे भारत को एक यूनिवर्सल रूप से बैंकिंग खाते से जोड़ दें। जब ऐसा होगा तब जाकर शायद ऐसा हम कर सकते हैं और तब तक शायद कुछ रेवेन्यू सरकार के पास आएगा तो भविष्य में इसको लागू किया जा सकता है। यूनिसेफ ने मध्य प्रदेश में 2011 में एक सर्वे किया था। यूनिसेफ यूएन की एक एजेंसी है, उन्होंने दरअसल मध्य प्रदेश सरकार और एनजीओ सेवा के साथ मिलकर सर्वे किया था और मध्य प्रदेश में 300 रुपये प्रति माह एडल्ट मेंबर को दिए थे। तो उन्होंने पाया कि जब हम लोगों को कैश देते हैं तो कैश देने से ये डिमांड बढ़ती है, वो अपनी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार पोषण परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों को पोषण मिलता है, महिलाओं को पोषण मिलता है और अपने डिमांड को बढ़ाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये सर्वे यूनिसेफ ने किया। इस सर्वे में एक क्रेडिबल संस्था शामिल है और इसीलिए इसके निष्कर्ष को अगर आधार माना जाए तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि भारत में भी यदि यूबीआई को लगाया जाएगा तो भविष्य में जो गरीबी है, जो डिमांड है, इसकी समस्या को दूर किया जा सकेगा। किंतु अभी वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार के फिस्कल स्पेस को देखते हुए और बैंकिंग खाते से लोगों का जुड़ाव देखते हुए अभी इसको लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। तो निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि यूबीआई एक ऐसा कंसेप्ट है जो है तो अच्छा, किंतु इसका समय अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है क्योंकि सरकार के पास समस्या है, बैंकिंग की समस्या है और जब तक वो समस्या दूर नहीं होती इसको अभी लागू किया नहीं जा सकता। आई होप आपको यूबीआई के बारे में जो मुद्दे हैं उनका आइडिया मिल गया होगा। हम कल एक नए मुद्दे को लेकर आएंगे और जो भी आपकी डाउट्स या कमेंट्स होंगे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें, हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।